हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैर अज़हर ऑफिशियल। तकरीबन 13 रोज़ हो गए हैं ईरान, इजराइल और यूएस की वॉर को, और आज के दिन में दो इमेजेस ऐसे मीडिया पे सामने आए जो कि डिफाइनिंग मोमेंट्स हो सकते हैं इस वॉर के, या जब भी ये वॉर डिस्कस होगी या इसका नया एक एपिसोड आप देखेंगे कुछ अरसे बाद, तो ये जो इस वक्त का सिनारियो है उसमें ईरानियन लीडरशिप ने कैसे बिहेव किया, इजरायली लीडरशिप ने कैसे बिहेव किया और यूएस की लीडरशिप ने क्या किया, ये सारे बड़े डिफाइनिंग पैटर्न्स होंगे। सो आज जिन इमेजेस की मैं बात कर रही हूँ जो तकरीबन बहुत वाइडली कवर किए गए, उसमें ईरानी सदर जो हैं मसूद पेज़ेश्कियान, वो लोगों के साथ तेहरान में स्ट्रीट्स में नज़र आए यौम कुद्स के मौके पे। उनकी फ़र्स्ट पब्लिक अपीयरेंस है फरवरी 28 से, जब से स्ट्राइक स्टार्ट हुई हैं, वॉर स्टार्ट हुई है और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई को शहीद किया गया है। फुटेज में लोग उनके इर्द गिर्द जमा थे, सपोर्टर्स लग रहे थे, मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही हूँ आपको। दे वर शेकिंग हैंड्स विद देयर प्रेसिडेंट, उनके साथ सेल्फीज़ ले रहे थे, बारिश हो रही थी, एक्सप्लोजन्स और धमाके साथ साथ रिपोर्ट भी हो रहे थे, उनकी आवाज़ें भी आ रही थी जो यूएस इजरायली स्ट्राइक्स हैं। ये जो विजुअल्स थे ये कहीं से भी एक ऐसी कौम के या एक ऐसे लीडर के नहीं लग रहे थे जो कैश स्टार्व्ड है, जिसके ऊपर दुनिया ने सैंक्शंस लगाई हुई हैं और जिसके ऊपर दुनिया का सबसे ताकतवर मिलिट्री कॉम्प्लेक्स इस वक्त अटैक कर रहा है, बल्कि कॉम्बिनेशन ऑफ द मिलिट्री आर्सेनल यूएस एंड इजराइल, जिनको समझा जाता है कि स्टेट ऑफ द आर्ट एमुनिशन और मिलिट्री इक्विपमेंट इनके पास है। तो शायद ये जंग जो है ये तो 4 दिन में डिफ़ाइन हो जानी चाहिए थी, जो नहीं हुई, रादर ये मनाजिर हमने देखे हैं। कॉन्ट्रास्ट में जो दूसरा इमेज मैं कह रही हूँ कि 2 मनाजिर ऐसे थे, वो बेंजामिन नेतन्याहू का था। अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जब से वॉर शुरू हुई है 13 दिन के बाद उन्होंने की, और वो भी जूम पे की, यानी वर्चुअल उन्होंने मीटिंग की एक जर्नलिस्ट के साथ। थिंक अबाउट दिस इमेज, ये क्या कम्युनिकेट करता है टू द वर्ल्ड। एक लीडर तो अपनी जो टॉप लीडरशिप है उसके बिल्कुल ख़त्म हो जाने के बाद, नए लीडरशिप के आ जाने के बाद लोगों में मौजूद है अंडर लाइव बम्बारमेंट। द अदर वन इज़ ऑन अ वीडियो कॉल, हिडन फ्रॉम 13 डेज़। 13 दिन से उनका कहीं नाम निशान नहीं था जब से ये वॉर शुरू हुई है, हालांकि 20 साल से यूएस को कन्विंस करने में कि ये वॉर आपकी है उनका मेजर रोल है। ये 2 मनाजिर आप जहन में रखें, और वेस्टर्न एनालिस्ट्स जो इस वक्त कह रहे हैं, अगर उस सब को मैं एक क्रक्स की शक्ल में आपके सामने रखूं, तो वो एक क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि इफ़ यू आर गोइंग टू वेज अ वॉर अगेंस्ट अ कंट्री, किसी मुल्क के ख़िलाफ़ आपने फ़ैसला कर लिया है कि आपने वॉर करनी है, उसकी एक सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है और आपको उसकी हिस्ट्री अज्यूम कर रहे हैं हम कि आपको पता होना चाहिए। थियोलॉजी ऑफ इमाम हुसैन की बात कर रहे हैं वेस्टर्नर्स। मैं इसको ज़ोर दे रही हूँ कि ये आर्गुमेंट मेरा नहीं है, ये आर्गुमेंट बहुत सारे वेस्टर्न थिंकर्स जो इस वक्त एनालिसिस दे रहे हैं उनका है, कि आप ये भूल गए कि ये एक सिविलाइजेशन है, ये एक मुल्क नहीं है, ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है। मैं जब एनालिसिस करती हूँ तो मैं अक्सर ये कहती हूँ कि ये नेशन स्टेट नहीं है, ये सिविलाइजेशन है। दूसरी चीज़ उन लोगों के बकौल कि अगर आपको थोड़ी सी भी थियोलॉजी ऑफ इमाम हुसैन पता हो या कॉन्सेप्ट कि करबला की जो शहादत थी उसके पीछे क्या कहानी थी, क्या जज्बा था, द कॉन्सेप्ट कि आपको अगर आप किसी कॉज पे स्टैंड ले लेते हैं, हक और बातिल का मसला आप उसे समझते हैं, तो फिर आप ये नहीं देखते कि आपका जो एनिमी है या जो आपका मुकाबला है वो कितने ताकतवर दुश्मन से है। फिर आप सब कुछ छोड़ के बहुत कम आर्सेनल के साथ, बहुत कम एमुनेशन के साथ भी बस निकलते हैं और लड़ते हैं, एंड दैट्स इट। नाउ अप्लाई दिस ऑन द मार्टरडम ऑफ खामनाई, अली खामनाई की जो शहादत हुई है, इसे उस पर अप्लाई करें। एवरीबडी इज़ सेइंग ही वॉज 85-86 ईयर्स ओल्ड। उनको पता था कि सूनर और लेटर, एक ऐसी एज में है वो, बीमार भी शायद रहते थे, उनके पास चॉइस थी कि उन्होंने बेड में किसी बीमारी के ज़रिए से इस दुनिया से जाना है, या अगर उन्हें मौका मिल रहा है तो उन्होंने शहादत एक्सेप्ट करनी है। और बहुत सारे ईरानी और बहुत सारे वेस्टर्न एनालिस्ट इस चीज़ पे मुत्तफ़िक हैं कि उन्होंने ये चॉइस की। उन्हें पता था कि उन्हें हंट किया जा रहा है,
انہیں پتہ تھا کہ جو موساد ہے وہ پینیٹریٹ کر چکی ہے ان کے سسٹم میں، انہیں پتہ تھا کہ انہیں مارا جائے گا، انہیں ایلیمنیٹ کیا جائے گا. پچھلی دفعہ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو ڈائریکٹ کہا تھا کہ وی نو ایگزیکٹلی ویئر یو آر، لیکن ابھی ہم آپ کو ٹارگٹ نہیں کر رہے. سو جو ان کا ایکٹ تھا کہ اپنے آپ کو وہیں پہ رکھنا جہاں پہ وہ موجود تھے، جہاں کی انفارمیشن اور انٹیلیجنس شیئرنگ آلریڈی آؤٹ ہو چکی تھی، ہی آپٹیڈ فار دس ڈیتھ، دس کائنڈ آف ڈیتھ. یہ ڈیتھ اٹ سیلف ایک آرسنل ہے، یہ ڈیتھ اٹ سیلف ایک میسج ہے. اور اگر آپ کو ایران کی سویلائزیشن کا، ان کی تھیولوجی کا، شیعہ ہسٹری کا تھوڑا سا بھی پتہ ہو تو آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے تھا کہ جب آپ ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو اڑائیں گے تو کیا یہ آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ان کی کاز کو، یا آپ اپنے لیے مزید پرابلمس کھڑی کر رہے ہیں، یا یہ آپ کے لیے کامیابی ہوگی. سو ان دا فرسٹ پلیس دا ویری میسج دیٹ دیز ویژولز آر سینڈنگ وہ یہ ہے کہ ایک شخص کے جانے سے جو وگر ہے، جو جذبہ ہے اس قوم کا، اس نے انہیں یونائٹ کر دیا ہے. یہ ڈیبیٹس بعد میں ہوتی رہیں گی کہ بعد میں IRGC کا وہاں پہ کنٹرول کتنا سخت ہوتا ہے. آپ نے جو ایک سروس دینی تھی ایرانی لوگوں کو بقول آپ کے، کہ آپ نے ان کو ڈیموکریٹائز کرنا تھا، آپ نے انہیں آزاد کرنا تھا، تھیولوجی سے آپ نے ان کی جان چھڑانی تھی، ریلیجس مونارکی سے ان کی جان چھڑانی تھی، تو آپ نے تو وہاں اور مضبوط کر دیا اس مونارکی کو. لیکن ایک چیز کلیئر ہو گئی کہ جب آپ نے ان کو ہٹ کیا ہے دے اسٹینڈ یونائٹیڈ. اور آپ نے تہران کی سڑکوں پہ یہ مناظر آج بھی دیکھے ہیں. اس سے پہلے بھی جب مجتبیٰ علی خامنائی کی اناؤنسمنٹ ہوئی کہ وہ نیکسٹ سپریم لیڈر ہیں، اس وقت لوگ سڑکوں پہ نکلے سیلیبریٹ کرنے کے لیے، اور اس وقت بھی ان پہ لائیو بمبارمنٹ ہو رہی تھی. جو بچیوں کی شہادت ہوئی اسکول میں، آپ نے جو ٹاماہاک میزائلز اپنا فائنسٹ آرسنل بچیوں پہ مارا، ان بچیوں کے جنازوں میں بھی لوگ باہر نکلے، آپ اس وقت بھی بمبارمنٹ کر رہے تھے. تو آپ اس قوم کو بریک نہیں کر پا رہے. دیٹ از دا فیول آف دس وار. یہ فیول نتنیاہو میں بھی ہونا چاہیے تھا، بیکاز یہ اس کے لیے بھی آئیڈیولوجیکل وار ہے، لیکن اس میں نظر نہیں آیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ مستقل غلط بیانی کرتے نظر آئے. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو اتنا نقصان کر دیا ہے کہ ہم آلریڈی یہ وار جیت چکے ہیں. اور میری پرسنل ایزمپشن یہ ہے کہ کسی بھی وقت وہ یہ اعلان کریں گے کہ ہم نے جو تباہی پھیلانی تھی، ہم نے جو مقاصد حاصل کرنے تھے وہ ہم نے کر لیے، اور اب ہم جو ہے وہ یہ جنگ روک رہے ہیں. یعنی کہ جس کو آف ریمپ کا ورڈ کہہ کے اس وقت اینالسٹ بات کر رہے ہیں کہ کوئی آف ریمپ مل سکتا ہے یو ایس کو، وچ مینس سادہ الفاظ میں کوئی ایسا ایک واقعہ، کوئی ایسا سنگل پوائنٹ ایجنڈا، کوئی ایسی اچیومنٹ جس کے ذریعے سے اس جنگ سے وڈرا کیا جا سکے، تو وہ آف ریمپ اس وقت یو ایس کو نہیں مل رہا. سو وہ کریں گے یہی کہ وہ اپنی وکٹری ڈکلیئر کریں گے اور کسی بھی وقت یہاں سے ایگزٹ کر جائیں گے، کیونکہ چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہیں. اور یہ جن ویژولز کی میں نے بات کی ہے، یہ بڑے پاورفل ویژولز ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ بھرپور کوشش کر رہے ہیں ڈیفینڈ کرنے کی، لیکن ان کے باڈی بیگز، میں نے ہمیشہ کہا جب آپ کے اپنے فوجی مرتے ہیں اور آپ کے گھر تک، آپ کی سرزمین پہ جب ان کی ڈیڈ باڈیز پہنچتی ہیں تو اٹ بیکمز اے ڈومیسٹک وار ایز ویل. اور ابھی سے بات ہونی شروع ہو گئی ہے کہ بوٹس آن دا گراؤنڈ بھی کیا آپ کریں گے، آپ نے پہلے ہی اتنے فوجی مروا دیے ہیں، اور وہ جو ڈومیسٹک پریشر بلٹ اپ ہونا تھا وہ ہونا شروع ہو چکا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ سنگل ایکٹ جو تھا آیت اللہ خامنائی کی شہادت کا، جو کہ انہوں نے نوئنگلی، جانتے بوجھتے ہوئے اپنے گلے لگائی، اس کے بعد مجتبیٰ علی خامنائی کا اپوائنٹ کیا جانا ان کا سکسیسر، اس کے بعد یہ جو آج مسعود پزشکیان کی شکل میں آپ نے ان کی روڈز پہ ایران میں آپ نے جو مناظر دیکھے، اور دا فیکٹ کہ ابھی تک وہاں پہ لوگ یونائٹڈ ہیں. دس از دا ریئل اسٹریٹجی آف ایران. دس از دیئر ملٹری لاجک، دس از دا آئیڈیولوجیکل آرکیٹیکچر جس کی بنیاد 1400 سال پرانی ہے. اور اگر آپ کو اپنے دشمن کے بارے میں یہ نہیں پتا تھا کہ ان کی فاؤنڈیشن ایک ایسی آئیڈیالوجی ہے جو اتنی پرانی ہے، تو آپ کو تھوڑا سا ہوم ورک اور کر لینا چاہیے تھا. اور ہوم ورک، وین آئی سے دس ورڈ، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ویتنام ہو یا ہیروشیما ناگاساکی ہو، جب بھی کوئی ایکٹ آف وار یو ایس نے کیا ہے تو اس کے پیچھے عقل کا استعمال، ریئلزم کا استعمال، گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر بیٹھ کے بات کرنا، کسی پالیسی پہ زور دینا، اپنے ایلائز کے بارے میں سوچنا، اور اپنے دشمن کو صحیح طرح ایویلویٹ کرنا. یہ وار کو ایز اے بزنس لینے والے لوگوں کے قریب سے بھی نہیں گزرتا. سو یہ جو سنگل پوائنٹ ہے، not knowing the concept behind the ideology of Iranian people، اس سے کم از کم یہ میں سیفلی کہہ سکتی ہوں کہ US has already lost the narrative war.
वो उनके हाथ से निकल गई है. नाउ लेट्स लुक एट इकोनॉमिक्स, बिकॉज हर कोई इकोनॉमी की बात कर रहा है कि इकोनॉमिक नर्व को हिट किया है ईरान ने. सो दिस इज़ वेयर द कोलैप्स ऑफ द स्ट्रैटेजी बिकम्स इम्पॉसिबल टू डिनाई कि यूएस की स्ट्रैटेजी जो है वो बिल्कुल कोलैप्स कर गई है. ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने टेम्परेरीली सैंक्शंस हटा ली हैं रशियन ऑयल पे से. दिस इज़ ब्रेकिंग न्यूज़. दिस इज़ रादर समथिंग जो इस वक्त इसके ऊपर जितना यूरोप में एक सेंटिमेंट होगा नेगेटिव रिगार्डिंग हाउ यूएस इज़ ट्रीटिंग यूरोप एंड यूक्रेन, वो हम अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते. और आप अभी देखेंगे कि डिबेट्स का रुख बदलना शुरू हो जाएगा. रीज़न उसकी उन्होंने क्या दी है, ही इज़ ट्राइंग टू बी द गुड गाय, कि क्रूड प्राइसेस जो हैं वो इतनी बढ़ गई हैं, $100 अब बैरल तक हम पहुंच गए हैं. तो ये क्राइसिस जो है ये हमने किसी तरह तो इसको हैंडल करना है. और ये क्राइसिस क्यों क्रिएट हुआ है, बिकॉज ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसको बंद कर दिया है. रफली वी ऑल नो, अब तो इस पर इतनी बात हो चुकी है कि 1/5 या 20% ऑफ द वर्ल्ड्स डेली ऑयल सप्लाई यहाँ से गुजरता है. और ये जो बंद हुई है उसकी वजह से 50% टू ऑलमोस्ट $120 पर बैरल तक ये सिलसिला जा सकता है. नाउ लेट्स लुक एट द कॉन्ट्रडिक्शन. यूरोप इसको बिल्कुल किसी तरह भी ईजी नहीं लेगा. फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इन नो वे इज़ जस्टिफाइड, कि आपने उसको बेस बनाते हुए रशिया पे से सैंक्शंस हटा ली, क्योंकि G7 कंट्रीज़, द एलीट ग्रुप ऑफ दिस वर्ल्ड, उनका कंसेंसस था कि यूक्रेन की वॉर का जो मसला है जब तक वो हल नहीं होता इन द फेवर ऑफ यूरोप, तब तक हम इस पे अपना प्रेशर मेंटेन रखेंगे. जर्मनी के जो चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज, वो तो एक कदम आगे गए हैं और उन्होंने कहा है ईजिंग सैंक्शंस नाउ फॉर वट एवर रीज़न इज़ रॉन्ग. उन्होंने इसको साफ रॉन्ग कहा है. बट वाशिंगटन ने ऐसा कर दिया है क्योंकि एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, मैं ये बात पहले भी कह चुकी हूँ, कि अपनी स्ट्रैटेजी को डिफेंड करने के लिए, फेल्ड स्ट्रैटेजी को डिफेंड करने के लिए दे वुड गो टू एनी लेंथ. किसी का नुकसान होता हो, जिस तरह गल्फ़ में GCC कंट्रीज़ का नुकसान हो रहा है तो होता रहे, ह्यूमिलिएशन से बचने के लिए वो आपको हर तरह की चीज़ करते और उसको जस्टिफाई करते दिखाई देंगे. मॉस्को ने अपॉर्चुनिटी का फ़ौरन फ़ायदा उठाया है, और रशिया के जो इकोनॉमिक मिनिस्टर हैं, एनवॉय हैं, उन्होंने फ़ौरन कहा है कि ये तो नागुज़ीर हो गया था. इनएविटेबल का वर्ड उन्होंने यूज़ किया है, और ये कहा है कि अगर आप मज़ीद सैंक्शंस जो थोड़ी बात रह गई हैं वो भी उठा लें तो इफ़ेक्टिवली यूएस हैज़ एक्नॉलेज्ड कि रशियन ऑयल जो है उसके बगैर वर्ल्ड एनर्जी मार्केट जो है वो स्टेबल नहीं रह सकती. So let's be clear about what has happened in 2 weeks. US went to war against Iran अपनी डोमिनेंस प्रूव करने के लिए, और अब उसको करना क्या पड़ रहा है कि जो एनर्जी के अराउंड लाइफ लाइन है वो उसको रशिया से लेनी पड़ रही है. एक ऐसा मुल्क जिसको 4 साल से यूक्रेन के मसले पे सैंक्शन किया हुआ था US ने, ओनली बिकॉज ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो बंद कर दी है. यूरोप या नेटो सिक्योरिटी के लिए ये बहुत बड़ी एक थ्रेट है, बिकॉज़ रशिया को US से ज़्यादा यूरोप थ्रेट के तौर पे देखता है, और US अंडरमाइन कर रहा है अपनी ही यूक्रेन स्ट्रैटेजी टू क्लीन अप द मेस दैट दे हैव क्रिएटेड देमसेल्व्स. ये जो सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री आर्सेनल था या अमेरिकन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स की जो बात होती है, द मोस्ट एक्सपेंसिव आर्टिलरी इन ह्यूमन हिस्ट्री, उससे ये मसला सॉल्व क्यों नहीं हो सका? ईरान को अभी तक कोई ऐसा डेंट क्यों नहीं पड़ा कि हमें ये लगे कि वो लोग इस वक्त ख़तरे में हैं या हार के करीब हैं? वो सरवाइव कर रहे हैं, अगर जीत नहीं रहे तो सरवाइव कर रहे हैं, वो अडेप्ट कर रहे हैं. उसका जो एसिमेट्रिक प्रेशर है वो मेंटेन हो रहा है. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो चुकी है, एनर्जी थ्रेट दे रहे हैं वो दुनिया को, प्रॉक्सी नेटवर्क एक्टिव है, आइडियोलॉजिकल रेजिलियंस हमारे सामने है. तो दुनिया सुपर पावर को ह्यूमिलिएट होती देख रही है और इकोनॉमी पे यू टर्न्स लेती देख रही है इन रियल टाइम. दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन माय ओपिनियन. सो डज दैट मीन कि हमने मॉडर्न वॉरफेयर के बारे में जो कुछ पढ़ा था वो सब गलत था? व्हाट इफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मिसाइल्स, द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड डिफेंस सिस्टम्स, द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इन द वर्ल्ड आउट मनूवर हो गया बाय स्ट्रैटेजी ऑफ पेशेंस एंड डिसेप्शन? दिस इज़ नॉट हाइपोथेटिकल. ये जो हम बात कर रहे हैं, दिस इज़ हैपनिंग एंड दिस इज़ अनबिलीवेबल, एंड स्पेशली फॉर समवन हु हैज़ स्टडीड डिफेंस एंड सिक्योरिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, दिस इज़ इवन अ सरप्राइज टू मी. मेरे जहन में जो क्वेश्चंस पैदा हो रहे हैं वो कई टीयर्स पे हैं. बैक इन 2016 स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे एक फेलोशिप ऑफ़र की गई थी, तकरीबन मेरे ख्याल है एक महीने की थी वो,
اور میں نے وہ اٹینڈ کی جا کے, اور پریزیڈنٹ اوباما اس وقت وہاں پر پریزیڈنٹ تھے, اور وہاں پر جتنی بھی بریفنگز ہوئیں وہ آپ کو بریف کرتے ہیں اپنے سسٹم کے بارے میں, بیکاز دا پرپز آف دیٹ فیلوشپ واز کہ ہم اپنے الیکشنز کو کیسے گارڈ کرتے ہیں, ہمارا الیکٹورل سسٹم اور ہمارا ڈیموکریسی کا جو کریڈینشیل انڈیکس ہے وہ کتنا اسٹرانگ ہے. اس دوران جتنی بھی بریفنگز میں نے اٹینڈ کی اور جتنے بھی ورک شاپس میں نے اٹینڈ کیے, اس میں اسپیسیفکلی کوئی نہ کوئی ایرانی پروفیسر فرام آئی وی لیگ یونیورسٹی آف یو ایس آ کے آپ کو ایران کے مسئلے پہ بریف ضرور کرتا ہے. یہ میں نے ان سب لوگوں سے بات کی ہے جن کو میں جانتی ہوں, جنہوں نے سیم فیلوشپ اٹینڈ کی ہوئی ہے, اور وہ آ کے باقاعدہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کتنی ریپریسو گورنمنٹ ہے آیت اللہز کی, اور وہاں اس وقت لوگوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے, اور کس طرح ایران کی جو پراکسیز ہیں وہ ورلڈ سیکیورٹی اینڈ پیس کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہیں. اس طرح کی ہینڈ بکس وہ آپ کو دیتے ہیں. اینڈ اف یو کوڈ ریڈ تو اس پہ لکھا ہوا ہے دا آیت اللہز نیوکلیئر گیمبل, یعنی وہ آپ کو لٹریچر بھی دیتے ہیں جو وہاں پہ بیٹھ کے وہاں کے تھنک ٹینکس ڈیڈیکیٹڈ ہیں اور آف کورس اسرائیلی فنڈڈ ہیں, جو آپ کو اسرائیل جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ ساری دنیا سے جن کو سمجھتے ہیں کہ جو جرنلسٹ اس قابل ہیں کہ ہم انہیں بلائیں, ہم سمجھتے ہیں ان کے ذریعے سے ہم اپنا میسج ان ملکوں تک بھی پہنچا سکتے ہیں, وہ انہیں انوائٹ کرتے ہیں. وہاں جا کے اگر آپ ایک نیوٹرل مائنڈ کے ساتھ وہ ساری بریفنگس سنیں اینڈ دین یو کم بیک اینڈ دین یو لک ایٹ دا فیکٹس, تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اٹ از اے وے ٹو کنوے ٹو دا پیپل کہ ہمارا نیریٹو اس بارے میں کیا ہے. سو وہ نیریٹو جو میں نے 2016 میں سنا وہ آج میں بسٹ ہوتے دیکھ رہی ہوں, اینڈ دس از اے پرسنل ایکسپیرئنس. اور مجھے وہ سب بریفنگز یاد آ رہی ہیں جس میں ایران کے وہ لوگ جو وہاں پہ ہی امریکنز ہیں, وہیں پہ پلے بڑے ہیں, انہوں نے وہیں کی تعلیم حاصل کی ہے, اسٹیٹ کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں اور اس رجیم کے خلاف ہیں, وہ کیسے اس پروپیگنڈے کا حصہ ہے جو شاید بالکل ویسے ہی آپریٹ کرتا ہے جس طرح پاکستان کے بلوچستان کے معاملے میں آپ کو واشنگٹن میں تھنک ٹینکس بھی ملیں گے اور لوگ بھی ملیں گے. دس ہیز سم ہاؤ ٹرنڈ انٹو اے پرسنل لرننگ میرے لیے, کہ میں وہاں سے کیا کیا دیکھ کے آئی ہوں ریئل ٹائم میں, وہ لوگ کیسے سوچتے ہیں, اور آج کس طرح وہ چیزیں جو ہیں وہ ہوا میں ہمیں اڑتی نظر آ رہی ہیں. گلف اسٹیٹس ہوں, نیٹو کا امبریلا ہو, سیکیورٹی کاؤنسل ہو, سارے ہی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں, سارے ہی نقصان اٹھا رہے ہیں, بیکاز سب شاید اسی اسٹریٹجی میں بلیو کرتے تھے جو اس وقت ہمیں بھی پڑھائی جا رہی تھی اور سنائی جا رہی تھی. اور آج وہ اس کی فاؤنڈیشن کتنی کمزور ہے ہم یہ سب ریئل ٹائم میں دیکھ رہے ہیں. اسرائیل کے پاس اگر آئرن ڈوم ہے, ڈیوڈ سلنگ ہے, امریکہ کا جو ملٹری کمپلیکس ہے اگر وہ, اور امریکن انٹیلیجنس اگر اتنی زبردست ہے, تو اس فل بیکنگ کے ساتھ ورلڈز موسٹ پاورفل نیشن اور اس کا $1 ٹریلین ڈیفنس کمپلیکس ہوا میں نظر آ رہا ہے, بلکہ زمین بوس ہوتا نظر آ رہا ہے. آگے جا کے اگر سم ہاؤ ایران کو ہم ڈیفیٹ, ایک تو یہ یاد رکھیں آئیڈیولوجیکل وار ہے, اس میں ڈیفیٹ کبھی آپ نہیں دیکھیں گے, اس میں آپ بار بار یہ ایپیسوڈز دیکھیں گے جس میں کبھی کسی کا پلڑا بھاری ہوگا, کبھی کسی کا. بٹ لوکنگ ایٹ دا لائیو فیکٹس, ایک چیز ہوتی ہے ڈسیپشن, اور اس کو آرٹ آف ڈسیپشن کہتے ہیں کیونکہ یہ اتنی کامیاب ٹول ہے اگر آپ اس کو اپلائی کر سکیں. سن تزو کی ایک بک ہے, میرے خیال ہے ہر ملٹری اسکول میں پڑھائی جاتی ہے, ہر ایک سولجر نے پڑھ رکھی ہے, ہر ملٹری کامنٹیٹر, ہر ڈیفینس اینالسٹ نے اس کو پڑھا ہے. وہ یہ کہتا ہے آرٹ آف وار میں کہ نو یور اینیمی سب سے پہلے, اینڈ ماسٹر دی آرٹ آف ڈسیپشن. دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, آپ کو اپنے اینیمی کا پتہ ہونا چاہیے اور آپ کو ڈسیو کرنا آنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ بیٹل فیلڈ میں جا کے ہیڈ آن ہی ٹکرائیں, آپ کو پوسچرنگ کرنی آنی چاہیے, آپ کو ڈسیپشن, آپ کو دھوکہ دینا آنا چاہیے. دس از دی آرٹ آف وار. ایران نے شاید یہ کتاب پڑھی ہی نہیں, اس نے اس کو آپریشنلائز کر دیا ایٹ ایوری لیول. وائی آئی سے دس, بیکاز ملیٹریلی اگر بات کریں تو انہوں نے ڈیکوائے ایلیمنٹس جس کو کہتے ہیں, یعنی کہ مصنوعی طریقے سے ٹینکس اور ہیلی کاپٹرز, فیک سیٹلائٹ امیجری کے ذریعہ سے انہوں نے یہ میسج دیا کہ یہاں پہ ٹینکس موجود ہیں, ہیلی کاپٹرز موجود ہیں. مس ڈائریکٹ کیا انہوں نے اسرائیل کو اور یو ایس کو, اور وہ اس کے اوپر بمبارڈمنٹ کرتے رہے, اپنے ہی میزائل ضائع کرتے رہے. ایرانینز کا کوئی نقصان نہیں ہوا. لینڈ مائنز بچھائی جا سکتی ہیں اسٹریٹ آف ہرمز میں, یہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. شاید اگر ہمارے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہوتا تو ہم سمجھتے یو ایس ایسا کر سکتا ہے, یورپ ایسا کر سکتا ہے, بٹ ایران ہیونگ اے کیپیبلٹی کہ وہ لینڈ مائنز بچھا سکے ان دا اسٹریٹ آف ہرمز, ان دا سی,
ये किसी ने नहीं देखी थी, किसी को ये मालूम ही नहीं था कि ये कैपेबिलिटी उनके पास एग्जिस्ट करती है, बिकॉज जो कुछ हम सुन रहे थे वो सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स के इर्द गिर्द घूम रहा था, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी कन्वीनियंट नैरेटिव जो यूएस हमेशा हर मुल्क पे अप्लाई करता है। सो ये जो आर्ट ऑफ डिसेप्शन है, किस तरीके से छुपा के अनडिस्क्लोज्ड वे में उसको किस वक्त आपने दुनिया के सामने शो करना है, अपनी पोस्चरिंग दिखानी है कि दिस इज़ द कैपेबिलिटी दैट वी हैव, उसमें ईरान ने यकीनन बहुत हैरान किया है। सो दिस इज़ टेक्स्ट बुक डिसेप्शन एंड इट हैज़ वर्कड अगेंस्ट वर्ल्ड पावर्स। आर्सेनल की मिथ पे भी बात कर लेते हैं कि डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट्स पूरी दुनिया में इस वक्त ये कह रही हैं कि ईरान के वेपन्स तो बड़े सस्ते हैं, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड हैं, रशियन जो टेक्नोलॉजी है वो तो अब आउटडेटेड हो गई है, जिस तरह S-400 जो है वो कंसिडर किया जाता है कि ऑब्सलीट हो चुका है। तो ये बड़ा बेसिक इक्विपमेंट है जो ईरान अभी तक यूज़ कर रहा है एज़ कम्पेयर टू जो US के पास है और जो इज़राइल के पास है। इन्हीं सिस्टम्स ने डिलीवर किया है। लोगों के हाथ में एब्सोल्यूट डॉक्ट्रिन की क्लैरिटी और स्ट्रेटेजिक पर्पस जब हो तो फिर ये मैटर नहीं करता कि मिसाइल कितना एडवांस है। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली दैट हैपेंड इन द 4 days पाक इंडिया वॉर। राफेल का जो प्रिविलेज्ड होना है वो काम नहीं आया इंडियंस के, काम आया आपका पायलट कितना तैयार है किसी भी मशीन को चलाने के लिए और उसको दूसरे प्रिविलेज्ड आर्सेनल को आउट मनूवर करने के लिए। ईरान ने एग्जैक्टली यही करके दिखाया है। उसने पर्पसली पेनिट्रेट किया है इनटू मोस्ट सोफिस्टिकेटेड डिफेंस आर्किटेक्चर एवर बिल्ट। मैं बात कर रही हूँ तेल अवीव की, जहाँ पर जो तबाही हो रही है वो बाकायदा छुपाई जा रही है। ये जो पैटर्न है जिसमें इज़राइल भी कोई ख़बर बाहर नहीं आने दे रहा, आई थिंक यू ऑल नो कि अल जज़ीरा को कुछ अरसे तक इजाज़त थी कि वो गाज़ा में ऑपरेट कर रहा था, लेकिन उसके बाद उनको वहाँ पे भी रिपोर्टिंग करने से मना कर दिया गया, उनको वहाँ से निकाल दिया गया। अब रमल्लाह का एक इलाका है जहाँ तक एक्सेस है सिर्फ अल जज़ीरा की, और ईरान इतना ओपन है कि उसने, मैंने पहले भी ये जिक्र किया था कि उन्होंने CNN के जर्नलिस्ट को अलाउ किया हुआ है कि वो आके जैसे मर्ज़ी इस वॉर को कवर करें। सो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि हम ये पैटर्न देख रहे हैं कि असल बात अपने लोगों से छुपाई जा रही है। एंड दिस इज़ टू मेक अनदर पॉइंट हेयर कि जो लेगेसी मीडिया है, ट्रेडिशनल मीडिया है ऑफ US, वो डीप स्टेट की अनलीश की हुई वॉर्स को हमेशा सपोर्ट करता है। सो आप बहुत कम इंडिपेंडेंट एनालिस्ट को तो देखेंगे कि वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं अपने गवर्नमेंट को। रिपब्लिकन्स भी किसी हद तक बोलेंगे, अगर इस वक्त उनकी गवर्नमेंट है तो उन्हें अपनी आने वाले इलेक्शंस की भी फिक्र है, इसलिए वो एक बड़ी केयरफुल और क्राफ्टेड सी पोस्चरिंग करते हैं। लेकिन जो नैरेटिव होगा वो ज़्यादातर आपको गवर्नमेंट का ही डोमिनेटिंग नज़र आएगा, US में भी और इज़राइल में भी। वियतनाम हो, अफ़गानिस्तान हो, हुसीज़ हो, हिज़्बुल्लाह हो, एक चीज़ जो कि बहुत कॉमन है इन सारे एलिमेंट्स में, वियतनाम अंदाज़ा करें कितनी पुरानी बात है, वो ये है कि व्हेन इट कम्स टू गोरिल्ला वॉरफेयर, व्हेन इट कम्स टू एसिमेट्री, तो डिस्पाइट द फैक्ट कि इनके पास बेस्ट इंटेलिजेंस शेयरिंग है, ये दोनों मिल के काम करते हैं इज़राइल एंड US, उसके बावजूद इन्होंने हमेशा मार खाई है व्हेन इट कम्स टू द एसिमेट्री। 20 साल अफ़गानिस्तान में, वियतनाम में आप देख लें, वियतनाम की कॉस्ट तो कहा जाता है कि कई अमेरिकन सदर जो हैं उन्होंने अदा की कि वो ख़त्म करना चाहते थे, उन्हें पता था उनके फ़ौजी वहाँ पर किस तादाद में मर रहे हैं रोज़ाना, लेकिन डीप स्टेट उस वॉर को ख़त्म नहीं होने देती थी। और वो जो एक सेगॉन का वहाँ पे इलाका है जो उसमें से लास्ट हेलीकॉप्टर उड़ा था US का, उसमें, और ये जो मंज़र हमने अभी कुछ साल पहले 2021 में अफ़गानिस्तान में देखा कि एक जहाज़ उड़ा था जो लास्ट फ़्लाइट थी फॉर DC, US के लोग उसमें जा रहे थे, उससे लोग लटके हुए थे, उसको लोग एज अ पैरेलल पेश करते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपने अपनी शिकस्त से कुछ नहीं सीखा। सो ईरान ने क्या किया है, ईरान ने इस चीज़ को अनडिनाएबल कर दिया है एक ऐसे स्केल पे कि दुनिया अब इससे मुंह नहीं मोड़ सकती कि जो मिथ है या बबल है बहुत सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री कॉम्प्लेक्स होने का, वो मैटर नहीं करता अगर आप अपने एनिमी को नहीं जानते। और एक बड़ा अनकंफर्टेबल क्वेश्चन भी वो साथ पुट करते हैं कि $1 ट्रिलियन का डिफेंस बजट अगर आपके पास है तो क्या आप अपने लोगों को रियल सिक्योरिटी नहीं दे सकते, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इज़राइल। तो अगर इज़राइल अभी तक अपने नैरेटिव में बड़ा कामयाब जा रहा था और उसने फाइनली
वॉर में इन्वॉल्व कर दिया एक अमेरिकन सदर को, तो रियल सिक्योरिटी तो फिर भी वो इंश्योर नहीं कर सका। तो ये कहाँ पे आप कितने काउंट्स पे ये डिटर्मिन करेंगे कि कौन हार रहा है और कौन जीत रहा है। नर्व की बात करते हैं कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को कैसे यूज़ किया है ईरान ने। सिर्फ एक मिलिटरीली यहाँ पर सरप्राइज़ नहीं किया ईरान ने, उसने इकोनॉमिक शॉक भी दिया है और साइकोलॉजिकल शॉक भी दिया है दुनिया को। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को सर्जिकल प्रिसिजन के साथ टारगेट करना ये रैंडम नहीं है, ये डिलिबरेट है। चाहे आप सऊदी अरेबिया की ऑयल फील्ड्स की बात कर लें, जिस तरीके से कैपिटल हिट हो रहा है यूएई का, जिस तरीके से उनको ये फ़िक्र पड़ गई है कि हमने जो अपना एक इमेज बनाया था कि बहुत पीसफुल इन्वेस्टमेंट होती है यहाँ पे, अब हम उसे कैसे रिस्टोर करेंगे। आपको पता है मर्क्स जैसी और इसके अलावा टोटल जैसी जो एनर्जी कंपनीज़ हैं उन्होंने ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं। कोई तो ऑलरेडी एलएनजी नहीं प्रोड्यूस कर रहा। तो ईरान ने एक क्रूशल चीज़ टारगेट की है, दैट इज़ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एट ग्लोबल लेवल। उसे मालूम है कि जब ग्लोबल प्रेशर माउंट होगा अमेरिका पे तो वो कोई छोटी चीज़ नहीं होगी और एंड में तो अमेरिकन कंज्यूमर खुद भी हिट होगा। सो दिस इज़ व्हाट आई वुड कॉल एनर्जी नर्व, कैपिटल नर्व, जिसके ज़रिए से उसने टेबल्स टर्न कर दी हैं। वाशिंगटन के अपने एलाइज उसको कह रहे हैं कि रेस्ट्रेंट दिखाएं, बैक चैनल प्रेशर बिल्ट होना शुरू हो गया है, वेदर दे लाइक टू रिपोर्ट इट और नॉट। दिस इज स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस ऑफ अ वेरी हाई ऑर्डर एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। नैरेटिव वॉर की अगर बात करें तो मैंने इसके ऊपर बहुत बात की है। ईरान ने इस वॉर को एक स्टेट मीडिया के साथ कैसे जीत लिया। पूरा वेस्टर्न मीडिया, इस्टेब्लिशमेंट का सपोर्टेड वेस्टर्न मीडिया एक तरफ और एक प्रेस टीवी एक तरफ, CNN, BBC अपने फुल वेट के साथ जो नैरेटिव स्पिन कर रहे हैं वो कामयाब नहीं हो रहा। और स्टोरी किसकी मानी जा रही है जो रियल टाइम में नज़र आ रही है? ईरान की। हाउ? बाय डूइंग समथिंग, इसको काउंटर इंटुइटिव कहते हैं, कि उसने CNN को अलाउ कर दिया कि कम इन, यू कैन रिपोर्ट फ्रीली फ्रॉम इनसाइड ईरान, और अपने फॉरेन मिनिस्टर को कैमरे पे बिठा दिया व्हाइल एक्टिव वॉर इज़ गोइंग ऑन। उसने अपना जो सोग मनाया पब्लिकली आयतुल्ला खामनाई का, उसमें भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिग्निटी दिखाई। उन्होंने उसको लाइव जाने दिया। फ्यूनरल्स के ऊपर भी मिसाइल अटैक हो रहे थे, उसको भी उन्होंने नहीं छुपाया। कॉन्फिडेंस के साथ अगर ये कहा जाए कि उन्होंने दुनिया की डेमोक्रेसी को फ्रेम करने वाली सबसे बड़ी कुव्वत को बेनकाब किया है कि वो कैसे फ्यूनरल्स के ऊपर भी बॉम्ब करती है, सिविलियंस को भी बॉम्ब करती है। अमेरिकन प्रेसिडेंट को रियल टाइम में झूठ बोलते दिखाया गया है कि वो कहते हैं टोमाहॉक मिसाइल्स जो हैं वो सिर्फ US के पास तो नहीं हैं, वो तो और भी बहुत सारे मुल्कों के पास हैं, क्योंकि उन मिसाइल्स के बारे में ये कहा जा रहा था कि उनके ज़रिए से उन बच्चियों के स्कूल को हिट किया गया है। और स्काई न्यूज़ ने फॉर वंस, बिकॉज हर जगह कॉन्शियस वाले प्योर जर्नलिज्म करने वाले लोग बैठे हैं, तो स्काई न्यूज़ के एक जर्नलिस्ट ने वो रियल टाइम में फुटेज दिखा दी कि 40 मिनट्स के डिस्टेंस पे एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा उन इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे अटैक हुआ जो मालूम थे सिविलियन हैं, जहाँ पे बच्चियाँ मौजूद हैं, जहाँ पे स्कूल्स मौजूद हैं। और जो मिसाइल्स के ऊपर अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट के नंबर्स जो डिब्री मिली है, उनका जो मलबा मिला है, साथ वो भी दिखा दिया। तो आप कितनी दफ़ा अनलीश करेंगे ये जो फसाड एक कायम किया हुआ है US ने कि हम बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, गर्ल्स राइट्स, इन सब के साथ खड़े हैं, और आप ईरानियंस को कह रहे थे कि वी आर कमिंग टू हेल्प यू। While this is happening, there is no footage from Tel Aviv. नेतन्याहू खामोश हैं, गायब हैं। अल जज़ीरा रमल्ला पे मैंने पहले भी कहा रिपोर्टिंग करने पे मौजूद है, और उनको जब वहाँ से आवाज़ें आती हैं कि जो डैमेज हो रहा है इसराइल के अंदर, तो वो बता सकते हैं कि बहुत कुछ हो रहा है। So who is controlling the narrative? One side which is appearing open and transparent, and the other side that is hiding and lying. Succession की अगर बात करें, जिस तरीके से लीडरशिप रिप्लेस हुई है, तो for someone like me who studies policy and governance, तो ये इंस्टीट्यूशनल कॉन्टीन्यूटी नज़र आती है आपको। जो आयतुल्ला का इंस्टीट्यूशन है, मैंने पहले भी कहा था, जो भी इसे इनहेरिट करेगा वो एक पूरा सिस्टम इनहेरिट करेगा, ये सिर्फ एक ऑफिस, एक पोजीशन नहीं होगी। तो वो इंस्टीट्यूशनल कॉन्टीन्यूटी नज़र आती है अगर आप मुजतबा अली खामनाई की पहली स्पीच या पहला मैसेज सुन लें। सो अ स्टेट दैट हैड प्रिपेयर्ड फॉर एवरी सिनेरियो इंक्लूडिंग द लॉस ऑफ इट्स लीडरशिप, आप अंदाज़ा करें कि उन्होंने कितना सोचा है, किस तरह स्ट्रैटेजी बनाई है, किस तरह सिस्टम बिल्ट किया है। एंड आई विल गो बैक टू फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड, नो योर एनिमी,
नो द आर्ट ऑफ डिसेप्शन। तो उसको उन्होंने कैसे आर्टिकुलेट किया है, और यूएस विद ऑल इट्स फाइनेस्ट इंटेलिजेंस सिस्टम, अगर उन्हें ये नहीं पता था कि आयतुल्लाह को रिमूव करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, लोग आके हमारे साथ खड़े होंगे या इस सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे या गलियों में इस सिस्टम के साथ खड़े नज़र आएंगे, तो आई थिंक यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट द वॉर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने इस पे बहुत वीलॉग्स किए हैं कि किस तरह ब्रिटेन, यूके इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। कश्मीर को उठा लें, बॉस्निया का मसला उठा लें, टर्की में कुर्दों का मसला उठा लें, जहाँ जहाँ कॉन्फ्लिक्ट है उसकी बैक पे आपको ब्रिटिश नज़र आएंगे। और इम्पीरियलिस्ट माइंडसेट ही ये है कि आपको कहीं से निकलना भी पड़े, जब आपकी कुव्वत कम हो जाए, आपको विड्रॉ करना पड़े, तो वहाँ पे आप ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स छोड़ के जाएं कि वहाँ पे मैनेज्ड केओस का आप हमेशा फ़ायदा उठा सकें। सो अगर ब्रिटेन के लॉ मेकर्स 45 तकरीबन ये कह रहे हैं कि इट इज़ हाई टाइम कि हम माफ़ी मांगे दुनिया से, हमने जो रोल प्ले किया इन द क्रिएशन ऑफ इज़राइल, तो इज़राइल हैज़ ऑलरेडी लॉस्ट इट। यूके ने किस तरीके से बैलफोर डिक्लेरेशन के ज़रिए से, अपने कैबिनेट में कौन लोग मौजूद थे जिनके ज़रिए से ये बैलफोर डिक्लेरेशन पास हुई थी, जिसके ज़रिए से रास्ता बना ज्यूज़ को यूरोप से शिफ्ट करने का पैलेस्टाइन के इलाके में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे किस तरीके से इज़राइलीज़ ने अपना कंट्रोल हासिल किया, और किस तरीके से वहाँ पर नकबा, जिसको हम जेनोसाइड कहते हैं, वो एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा हुआ। इस सब के पीछे ब्रिटेन है, और अगर ब्रिटेन को इस वक्त माफ़ी मांगने के लिए अपने अंदर से आवाज़ें सुनना पड़ रही हैं, तो आई थिंक इज़राइल हैज़ ऑलरेडी लॉस्ट इट। सो फार इस वॉर को अगर मैं सम अप करूं, तो दो आइडियोलॉजीज़ इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा हैं। एक ने अपनी आइडियोलॉजी कायम की है मिलिट्री माइट, एग्रेशन, और अपने वेट एज अ यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, यानी कि मैं तो इस दुनिया का बादशाह हूँ, तो मैं अपनी मर्ज़ी से चीज़ें जो है वो एक लकीर के ज़रिए से चेंज कर सकता हूँ। एक इस आइडियोलॉजी के साथ इस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हुआ। दूसरे ने पर्पस बिल्ट स्ट्रैटेजी बनाई, पेशेंस दिखाई, डिसेप्शन और डिफेंसिव नेसेसिटी का भरपूर इस्तेमाल किया। हमारे सामने है which ideology has prevailed, and this is not a question with a simple answer, but this is the most important question in geopolitics right now, and the world is watching. I'll see you next time.